हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो पहले वो देख लेना, फिर इस पर आना, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, एक ना ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट में ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के उसने दीवानी राइट्स ले लिए थे। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। 1765 में इन्होंने क्या किया था, दीवानी राइट्स ले लिए थे। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे कंट्री के। अब वहाँ से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते थे। कंपनी जो थी दीवान बन गई थी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जो उनके राइट्स मिल गए थे उनके पास में था, ठीक है। अभी ना इनको बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए था, तो इन लोग ना कई सारे सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आए। जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो लेकर के आया परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आया कहाँ पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा साइड, ठीक है। तो ये वाला सेटलमेंट ये लेकर के आया। इसमें क्या करता था, राजा और तालुकदार जो हुआ करते थे वो ज़मींदार होते थे और वो पीसेंट से रेंट कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। अभी ना फिर उसके बाद में जो ये हॉल्ट मैकेंजी था, तो इस टाइम पर गवर्नर जनरल जो था, उस टाइम पर गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, जब परमानेंट सेटलमेंट आया, ठीक है। अब जब भी ये हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। महल मतलब कि विलेज। अब एक पूरे विलेज का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो था इस टाइम पर जो वो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसके टाइम पर ये हुआ था। ये गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। तो उस टाइम पर ये आया, हॉल्ट मैकेंजी ने डेवलप किया महलवारी सिस्टम, है ना। महलवारी सिस्टम कहाँ पर था, ये जो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, जैसे कि यूपी वाला रीजन हो गया, ठीक है, वहाँ पर। और फिर इसके बाद में आया मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम को रैयतवारी सिस्टम भी कहते हैं, हाँ। मुनरो सिस्टम में, रैयतवारी सिस्टम में पीसेंट जो है उनसे डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ये उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो, और डेवलप किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने डेवलप किया था ये, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉप्स फॉर द यूरोप। यूरोप की डिमांड क्या थी, कौन कौन से उनको क्रॉप्स चाहिए थी, ठीक है। फॉर द यूरोप देखते हैं। तो ब्रिटिश ने सोचा कि कंट्री साइड जो गांव का एरिया है वहाँ से ना तो सिर्फ हम रेवेन्यू तो ले ही सकते हैं, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में, बट वहाँ पर वैसी क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो यूरोप में ज़रूरत है जिन चीज़ों की, है ना। तो वहाँ पर वैसी क्रॉप्स भी ग्रो करवा सकते हैं। तो ये लेट 18 सेंचुरी में क्या किया, कंपनी ने ट्राई करने लगी कि इंडिगो का कल्टीवेशन बढ़ता जाए। इंडिगो एंड ओपियम का, ओपियम ड्रग्स होती है, ठीक है, जो नशीला पदार्थ होता है। इंडिगो जो होता है इससे कलर बनता है ब्लू वाला, ठीक है। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलो द ब्रिटिश परसुएट किए, फोर्स किए, ठीक है। तो पहले तो मनाया, फिर फोर्स किया जो कल्टीवेटर्स थे वहाँ के इंडिया के, ताकि प्रोड्यूस कर सके क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स, जूट हो गया बंगाल में, टी असम में, शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंस में उत्तर प्रदेश में, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र, पंजाब राइस मद्रास में, सॉरी, कॉटन जो था महाराष्ट्र एंड पंजाब में, और जो राइस था, सॉरी गड़बड़ हो गई, हाँ, ये पंजाब, राइस इन मद्रास एंड महाराष्ट्र में, और पंजाब में कॉटन। तो ये करेंगे कैसे वो लोग, तो ये पूरी हमको आगे की स्टोरी देखना है, ठीक है। तो इन लोगों ने कैसे प्रोडक्शन जो है अपनी क्रॉप्स जो उनको नीडेड थी उसका शुरू किया। तो कलर की कोई हिस्ट्री होती है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो कलमकारी है ना, ये पूछ लिया जाता है कि कलमकारी पेंट कहाँ से था। कलमकारी आंध्र प्रदेश की कला है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पेंटिंग की जाती है। कॉटन क्लोथ में भी करते हैं और ऐसी पेंटिंग भी होती है। तो यहाँ पर ना 2 कॉटन प्रिंट दी हो, ये तो हमारे आंध्र प्रदेश का है, और ये जो है ये कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है, मतलब दिखाया गया है। कलमकारी प्रिंट जो है वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश ने बनाया है। ऑन द राइट इज़ अ फ्लोरल प्रिंट जो है कॉटन प्रिंट, ये डिज़ाइन किया गया, प्रोड्यूस किया गया विलियम मॉरिस, पोएट एंड आर्टिस्ट हैं, 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन की। दिस इज़ वन थिंग इन द 2 प्रिंट्स। एक जो कॉमन है इस चीज़ में क्या है, रिच ब्लू कलर कॉल्ड इंडिगो। तो मतलब इसमें कॉमन क्या है, ब्लू कलर है, ठीक है। ब्लू कलर है जो कि इंडिगो है, इंडिगो से बनाया जाता है ब्लू कलर। इसको बनाते कैसे हैं, ब्लू दैट यू कैन सी इन दिस प्रिंट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये जो ब्लू कलर है ना, ये प्लांट से आता है जो कि इंडिगो कहलाता है, ठीक है। एक प्लांट है इंडिगो, उससे ये ब्लू कलर निकाल जाता है, तो ब्लू डाई के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। तो मॉरिस प्रिंट इन द 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड। तो ना ये लोग क्या करते थे कि इंडिगो बनाते थे जो इंडिया से जो प्लांट होते थे ना उनसे, ठीक है। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन दी वर्ल्ड एट द टाइम। तो उस टाइम पर ना इंडिया जो था बिगेस्ट सप्लायर बन गया था इंडिगो का, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। तो डिमांड कैसी थी इंडिगो की, इंडियन इंडिगो की, ठीक है। इंडिगो प्लांट ना ग्रो होता था प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स पता होगा आपको, ठीक है, बताते हैं रुको। ये जो है अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इक्वेटर होता है ना, और फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो रीजन होता है ये कौन सा होता है, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिक से ना यहाँ पर ना टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि सूरज की सारी रोशनी यहाँ पर पड़ती है, मतलब मैक्सिमम, और फिर ना फिर स्लैंटिंग रेज जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर कम पड़ती है ना। तो ये फिर ना ये देखो, अरे यार फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता है ना। तो हमारा रीजन जो है, हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन में पड़ता है, और इसके ऊपर होता है टेम्परेट जोन, है ना। यहाँ पर ट्रॉपिक हो गया, यहाँ पर हो गया टेम्परेट जोन, फिर यहाँ पर होता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में ना
इंडिगो को ग्रो किया जाता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडिगो जो था यूज़ करने लगे थे क्लोथ में कहाँ के क्लोथ मैन्युफैक्चर इसको यूज़ करने लगे थे, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ताकि ना क्लोथ को कलर कर सकें। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट। तो बहुत कम ही जो अमाउंट था ना इंडिगो का, मतलब इंडिगो यूरोपियन मार्केट में पहुंचा था, क्योंकि इंडिगो का प्राइस भी बहुत महंगा था, ठीक है, बहुत मतलब हाई था, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा था इंडिगो। तो ना क्या हुआ, यूरोपियन के क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, उनको ना डिपेंड होना पड़ता था अनदर प्लांट कॉल्ड वुड। तो एक और प्लांट था इंग्लैंड में वुड, जिसका ना वॉयलेट और ब्लू कलर बनाया जाता था, पर ये वाला जो प्लांट था ना टेम्परेट जोन में हो जाता था। द वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो वुड को इजीली अवेलेबल तो था, ये ग्रो किया जाता था नॉर्थ इटली में एंड साउथ फ्रांस में, इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी में एंड ब्रिटेन में भी, ठीक है। तो ये वुड प्लांट उनका था, इंडिगो हमारा था, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो फ्रांस के जो कंपटीशन यूरोप के जो वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, तो वुड के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको टेंशन हुई कि कंपटीशन हो जाता है इंडिगो से, तो इंडिगो को सब खरीद लेते हैं, इनके वोट से वोट को कोई खरीदता ही नहीं है। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप ना बैन कर दो इंडिगो का जो इम्पोर्ट है। मतलब कि इम्पोर्ट क्या होता है कि आप अपना मतलब कि किसी और से सामान खरीद के ला रहे हो, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है कि आप बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिगो इम्पोर्ट किया करता था यूरोप, है ना, मतलब कि इंडिगो ये लोग खरीदते थे इंडिया से। बोट के जो प्रोड्यूसर थे तो उन लोग तो बोलते थे कि बैन कर दो इंडिगो को, पर जो क्लोथ में कलर करने वाले थे ना वो इंडिगो को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि इंडिगो को जो था ना कलर बहुत ज़्यादा रिच था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता था। और जो डाई होती थी ना बोर्ड से, वो पेल और डल रहता था, हल्का फुल्का रहता था उसका कलर। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट। फिर क्या हुआ, यूरोपियन जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने बोला कि आप ना ये बैन एंड हटाओ इंडिगो में, ठीक है, इंडिगो के इम्पोर्ट में। फ्रांस ने शुरू कर दिया कल्टिवेट करना इंडिगो सेंट डोमिनियन इन द करेबियन आइलैंड। तो फ्रांस ने शुरू कर दिया इंडिगो को कल्टीवेशन करना करेबियन आइलैंड में, पोर्टुगीज़ ने ब्राज़ील में एंड इंग्लिश ने जमाइका में, ठीक है, और स्पेनिश ने वेनेजुला में। तो इन लोगों ने कॉलोनी बना के रखी थी अपनी, बताते हैं, रुको हम आपको अभी ना मैप में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रांस था ना, ये फ्रांस ने क्या किया, यहाँ पर छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं तो इनको कैरेबियन आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कल्टीवेशन करवाना शुरू कर दिया इंडिगो का। अब इंडिया को अकेले कॉलोनी नहीं बनाया हुआ था उन्होंने, बहुत सारी जगह थी उनकी कॉलोनी बना के रखा था, अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पे उन लोग एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे उनका, ठीक है, फ़ायदा उठाते थे, है ना। स्पेन ने क्या किया, स्पेन ने वेनेजुला पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया इंडिगो का। और यहाँ पे जो पोर्टुगल है ना, छोटी सी कंट्री है स्पेन के बाजू में, तो उसने क्या किया, उसने ना पोर्टुगल ने ब्राज़ील पे कर दिया, ठीक है, ब्राज़ील पे शुरू कर दिया। वहाँ पर पोर्टुगल ने गोवा है ना वहाँ पर कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। और इंग्लिश जो थी ना वहाँ उन लोगों ने भी जमाइका में ही किया था, यहाँ पर पड़ता है कंट्री छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर ना आइलैंड कंट्रीज़ पड़ती हैं। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, तो अलग अलग कंट्रीज़ का हमने आपको बताया कि यहाँ लोग कल्टिवेशन करने लगे थे, ठीक है। स्पेन वेनेजुला में, पोर्टुगीज़ ब्राज़ील में, इंग्लिश जमाइका में, तो इनकी अलग अलग कॉलोनीज हुआ करती थी, ठीक है। कॉलोनीज यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया करती थी लोगों का, ठीक है, और अपना जो फ़ायदा करती थी। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कई जगह ये इंडिगो का प्लांटेशन करवाने लगे थे। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन मतलब होता है बहुत बड़ा सा फार्म होता है, ठीक है, लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय प्लांटर। तो प्लांटर उसको ऑपरेट करता है, एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय करते हैं फोर्स्ड लेबर को। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन करवा रहे थे लोग इंडिगो को, ज़बरदस्ती करवा रहे थे लोगों से। प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि कॉफ़ी का हो गया, शुगर केन, टोबैको, टी, कॉटन, ऐसे इंडिगो का भी प्लांटेशन हो रहा था। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, तो इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 18th सेंचुरी के लास्ट में। ब्रिटेन बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पे मशीनें बन रही थी, तो मशीन से वो क्लोथ भी प्रोड्यूस कर रहे थे, ये क्लोथ बना रहे थे, है ना, उसमें कलर भी कर रहे थे। तो कलर करने के लिए उसको चाहिए था इंडिगो, तो इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो ब्रिटेन में, है ना। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एक्सिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिकाज कोलैप्स्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। तो जब डिमांड बढ़ गई थी ना इंडिगो की, तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से इनकी सप्लाई खत्म हो गई थी, मतलब ना कम हो गई थी। कई सारे उसके रीजन थे, जैसे कि बिटवीन 1783 से लेकर के 1789 में प्रोडक्शन जो था इंडिगो का बहुत कम हो गया था। क्लोथ डायर्स जो थे ब्रिटेन में, अब उनको ना कहीं दूसरी जगह चाहिए थी जहाँ से वो लोग इंडिगो को ला सके, है ना, इंडिगो चाहिए था उनको, तो वहाँ पर कम हो गया। कहाँ पर, वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका में। हम बताते हैं आपको, ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर छोटी छोटी कंट्री पड़ती है, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ पड़ता है, और ना नॉर्थ अमेरिका में, मतलब कि इस जगह पर ना वो लोग इंडिगो का प्लांटेशन था, तो यहाँ से इनका सप्लाई बंद हो गया था, ठीक है। अब उनको चाहिए था दूसरा सोर्स, तो दूसरा सोर्स कहाँ से आता, वो था इंडिया, ठीक है। तो इंडिया से वो लोग अब जो इंडिगो लेकर के जाएंगे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फेस विद राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो। यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी इंडिगो की। द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरियाज ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो कंपनी जो थी इंडिगो के कल्टिवेशन का एरिया बढ़ाना चाहती थी इंडिया में, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कि जो लास्ट डिकेड था 18th सेंचुरी का, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब कि 1790 के बाद का टाइम है ना, 1800 तक,
डिकेड होता है एक 10 साल का पूरा टाइम है ना। तो उस टाइम पर ना बंगाल में इंडिगो कल्टिवेशन बढ़ गया था और बंगाल की इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी वर्ल्ड की मार्केट में। 1788 में तो ना 30% बस इंडिगो जो था इंडिया से जाता था ब्रिटेन में, पर 1810 में क्या हुआ, 1810 में प्रपोर्शन जो था 95% इंडिगो इंडिया से जाने लगा था, ठीक है। 95% बहुत बड़ा होता ना, तो इतना सारा। तो क्या हुआ कि इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो जो कमर्शियल एजेंट थे, ऑफिशियल्स थे, ये लोग ना इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करने लगे, पैसा डालने लगे। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑफिशियल ना अपनी जॉब छोड़ के क्या करने लगे, इंडिगो का प्लांटेशन करने लगे, इंडिगो का बिजनेस करने लगे, है ना। मतलब अपनी जॉब छोड़ के ये लोग सब इंडिगो उगाने में लग गए थे, मतलब कि फोर्स करते थे उगाने के लिए, तो जो कि लेबर्स को और कंट्रीज़ को, पर फ़ायदा इनका होता था। अट्रैक्टेड बाय द प्रोटेस्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉटमैन्स एंड इंग्लिश मैन केम टू इंडिया। तो ना बहुत ज़्यादा जो हाई प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट, तो ना बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट दिख रहा था इंडिगो में, तो ये लोग ना इंडिया आ गए थे। स्कॉचमैन जो कि स्कॉटलैंड पार्ट है यूके का, ठीक है। और इंग्लिश मैन जो थे, अंग्रेज़ थे, वो भी इंडिया में आ गए थे ताकि ना प्लांटर्स बन सके। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी। और जिनके पास में कोई पैसा नहीं था कि इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो लोग ना लोन ले लेते थे कंपनी से एंड बैंक से, ताकि वो लोग इंडिगो का प्रोडक्शन कर सके। ये जो है स्लेव रिवॉल्ट हुआ था इन सेंट डोमिनिगो, बताया था ना। ये कहाँ है, कैरेबियन आइलैंड में, है ना। तो अगस्त 1791 में तो ये पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। तो इंडिगो जो वहाँ पर भी स्लेव, अब देखो स्लेवरी बहुत चलती थी वहाँ पर, है ना। नॉर्थ अमेरिका और जो कैरेबियन आइलैंड हो गए और जो अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर स्लेव वाला कंसेप्ट बहुत चलता था। लोगों को ना वो उनकी कोई वैल्यू होती नहीं थी, मतलब कि उनको स्लेव के तौर पर बना लिया जाता था। इन दी 19th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स ने प्रोड्यूस करवाया इंडिगो इन शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी। कैरिबियन आइलैंड में ये फ्रेंच कॉलोनी थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, शुगर केन का प्लांटेशन करवाया और जो इंडिगो का, है ना। द अफ्रीकन स्लेव हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन द रिवेलियन इन 1791। तो अफ्रीकन स्लेव को गुस्सा आया, उन्होंने रिवेलियन कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया, वर्निंग पूरा ना जला दिया जो प्लांटेशन का, एंड किल कर दिया रिच प्लांटर्स को। और जो भी जो अमीर प्लांटर्स थे ना, जो नौकरी छोड़ के स्लेव बनने जा रहे थे, जो बनते जा रहे थे प्लांटर्स, तो उनको भी जला दिया, है ना, मतलब कि मार दिया। 1792 में फ्रांस अबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस ने अबॉलिश कर दी स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में 1792 में, ठीक है। दीज इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइलैंड। तो कैरिबियन आइलैंड में तो बंद हो गया इंडिगो का प्लांटेशन, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। ये देखो यहाँ बोला गया था ना लास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा जो इंडिगो प्लांटेशन जो था बंगाल में बढ़ गया था, है ना। तो ये हमारे इंडिया में बढ़ गया था प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गया था कैरिबियन आइलैंड वगैरह में। अब ब्रिटेन यहाँ पर इंडिया से ये लोग इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे थे। तो इंडिगो को कल्टीवेट कैसे किया जाता था, दो सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, नेज और रेयोती, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नेज कल्टीवेशन क्या होता था। नेज कल्टीवेशन में प्लांटर प्रोड्यूस करता था इंडिगो इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। तो जिस ज़मीन पर वो कंट्रोल करता था प्लांटर, उसी ज़मीन पर वो इंडिगो कल्टीवेट करवाता था, ठीक है, प्रोड्यूस करता था। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड, तो ना या तो वो लैंड जो ज़मीन होती थी खरीद लेते थे, या तो उसको रेंट पे लेते थे फ्रॉम ज़मींदार से, एंड प्रोड्यूस करते थे उसको इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। तो जो काम पे लगा लेते थे लोगों को, या तो ज़मीन खरीद लेते थे या तो रेंट पे ले लेते थे। तो ये होता था नेज कल्टीवेशन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, ये लोग ना एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे एरिया। अब इंडिगो के लिए बहुत ज़्यादा इंडिगो की डिमांड थी, उनको चाहिए बड़े से एरिया में हम क्या करें, इंडिगो को उगाएं। तो यहाँ पर नेज कल्टीवेशन में वो लोग एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे एरिया को। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन अ फर्टाइल लैंड्स। अब एक प्रॉब्लम और थी, जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी ना, वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था। और वो जो उपजाऊ ज़मीन थी ना, वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड थी, और वहाँ पर जो अनाज की खेती की जाती थी, है ना, अनाज उगाया जाता था, देखिए वीट हो गया, राइस हो गया। तो ना इनके पास में ज़्यादा जगह थी नहीं कि इंडिगो को उगा सके। इंडिगो को चाहिए अच्छी ज़मीन, और अच्छी ज़मीन में अनाज उगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। मतलब इन लोग को ना छोटी सी जगह मिलती थी, एक प्लॉट, जिस पे आप इंडिगो कर लो अपना, ठीक है। प्लांटर्स को ना बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन द प्लांटेशन। पर इन लोग कहाँ से लाते इतना बड़ा ज़मीन, है ना। तो इनने क्या किया, दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, अटैम्प्ट किया कि वो लोग लीज पे ले लेते हैं ज़मीन को इंडिगो फैक्ट्री में, ठीक है। इंडिगो फैक्ट्री के आसपास के एरिया को इफेक्टेड द पीजन, तो पीजन को वहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है, भगा दिया फ्रॉम द एरिया, और उनकी ज़मीन इन लोगों ने हड़प ली, ठीक है। इससे क्या हुआ, पर कॉन्फ्लिक्ट हो गई, टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पीसेंट की ज़मीन छीन ली थी, उनको भगा दिया था, ठीक है, वहाँ से। तो उन्होंने ऐसे किया था। अब क्या हुआ कि लेबर भी इसलिए नहीं मिलते थे, क्योंकि जिस टाइम पर इंडिगो लग रहा है उसी टाइम पर लेबर ना खेती पे लग जाती थी, तो वो भी इनका लेबर का जो लेबर भी इनको नहीं मिल रहे थे। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, तो मतलब बहुत बड़ा प्लांटेशन का एरिया है, तो वहाँ पर और ज़्यादा लोग चाहिए, एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट टाइम व्हेन पीजेंट्स वर रिज्यूड। तो क्या होता था कि पीजेंट ना उस टाइम पर बिजी होते थे, क्योंकि राइस जो है, चावल की खेती भी उस टाइम पर होती थी, ठीक है। यहाँ पर ना स्लेव दिया, स्लेव ना ओन्ड बाय समबडी, जैसे एक जानवर को आप खरीद लेते हो ना, तो उस तरीके से स्लेव को यहाँ पर इंसानों को खरीदा बेचा जाता था। स्लेव जो होता था उसको कोई भी फ्रीडम नहीं होती थी, एंड ना उसको ज़बरदस्ती अपना काम करवाते थे जो उनके मास्टर थे, ठीक है। नेज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी प्लग एंड बुलक्स। अब देखो उनको चाहिए लेबर, ठीक है, लेबर चाहिए,
और जो इक्विपमेंट्स भी चाहिए जैसे कि फावड़ा हो गया है ना, प्लग हो गया एंड जो बुलक्स हो गए, तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है जो कि खेती में लगता है, ठीक है। तो चावल का कल्टीवेशन होता, चावल जो था उसकी खेती होती थी, तो उसमें ये सब लग जाता था, ठीक है। ज़मीन की भी चाहिए थी, तो ज़मीन में भी एग्रीकल्चर होता था, है ना। 1 बीघा ऑफ द इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग, तो 1 बीघा में 2 प्लग की ज़रूरत पड़ती। दिस मीन दैट अ प्लांट विथ 1000 बीघा में 2000 प्लग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्वेस्ट करना एंड मेंटेन करना इन प्लग, बहुत सारे और प्लग्स भी चाहिए, है ना, जो कि राइस के कल्टिवेशन में लग गए हैं। और उनको ना इसको मेंटेन करना, खरीदना, ये भी प्रॉब्लम थी। और सप्लाईज भी नहीं मिलती थी। पीसन जो प्लग थे वो बिजी हो जाते थे राइस फील्ड में, अगेन एक्जैक्टली एट द टाइम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी निच कल्टिवेशन में। टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। प्लांटर्स जो थे वो ना बढ़ा ही नहीं पा रहे थे जो एरिया था निच कल्टिवेशन में। लेस 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। तो लेस देन मतलब कि जो ना 25% से भी कम एरिया जो था वो था जो इस सिस्टम में निच कल्टिवेशन में, ठीक है। निच कल्टिवेशन हमने आपको बताया अभी। तो ये जो था ना ये पूरा निच कल्टिवेशन ही है ना, जहाँ पर वो लोग ज़मीन ले लिए थे, ठीक है, ज़मीन हड़प ली थी उन्होंने, है ना। निच कल्टिवेशन देखा अभी रही होती कि कल्टिवेशन भी देखेंगे। तो मतलब कि क्या हुआ था कि 25% तो एरिया जो था इंडिगो कल्टिवेशन का निच सिस्टम में था, ठीक है। पर निच सिस्टम में राइस में सारे यूज़ हो जाते थे, लेबर, प्लग वगैरह, बुलक कार्ड्स, तो इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था। और बाकी का जो अल्टरनेटिव मोड था रैयती सिस्टम, ये तो बहुत ही बेकार था, ठीक है। अभी देखते हैं रैयती सिस्टम को। तो इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रियोट, मतलब कि अब क्या हुआ यहाँ पर अंडर द रियोटी सिस्टम में क्या होता था। रियोट्स एक तो समझ लो, रियोट जो होते हैं ना ये पीजेंट होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, है ना, तो ये होते हैं। तो इन्होंने ना साइन करते थे पहले कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लोग ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते थे, सत्ता भी कहते थे इसको। एट टाइम्स दे प्रेशराइज बाय द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स। तो पहले ना वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को कि आपको ना साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट, किसके बिहाफ में, रियोट्स जो कि पीजेंट है उनके बिहाफ में, आप उनकी तरफ से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उसको ना कैश मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे प्लांटर्स से, बहुत कम ही इंटरेस्ट में, ठीक है, ताकि इंडिगो को प्रोड्यूस कर सके। तो ये लोग क्या किए, फंसाना शुरू किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, पैसे दिए बहुत कम इंटरेस्ट में, बट लोन कमिटेड द रियोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो। तो पर जो लोन होता था ना उसमें क्या था, उस लोन में था कि आपको आपकी ज़मीन है तो इसकी 25% एरिया पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिगो का कल्टिवेशन करना पड़ेगा, है ना। अब देख रहे हो यहाँ पर कंपनी की चालाकी, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, कैश दे दिया विदाउट मतलब लो इंटरेस्ट पे, और फिर बोला कि आपका जो एरिया है उसमें से 25% एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो का कल्टिवेशन करना पड़ेगा, है ना। बाइंडिंग एग्रीमेंट कर दिया। तो प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड, तो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते, बीज प्रोवाइड करते थे, ड्रिल भी एंड कैसे करना है ये सिखाते थे। बाय द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर करते थे, कल्टिवेटर्स जो थे सॉइल को प्रिपेयर करते थे, सो करते थे उसमें सीड को। क्रॉप की देख रेख करना सब कौन करता था, कल्टिवेटर करते थे, है ना। यहाँ पर देखो वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो को ये प्लांटेशन कर रहे थे ना, तो उसका काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये है इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्टली बाय द मैन, तो मैन ज़्यादातर ये काटा करते थे इस प्लांट को, ठीक है। तो ये पेंटिंग बनाई गई यहाँ पर रूरल लाइफ को दिखाती है। यहाँ पर इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री, ठीक है। तो ये फील्ड से फैक्ट्री तक लेके गए हैं इंडिगो को, है ना, जा रहे हैं मतलब ये लेके। हाउ इंडिगो वॉज प्रोड्यूस, इंडिगो प्रोड्यूस कैसे किया जाता था, इंडिगो प्रोड्यूस करने की यहाँ पर पूरी मेथड दी हुई है, ठीक है। ये जो है बीटर बाट है, ठीक है, ये क्या है, बीटर बाट है। और ये है फर्मेंटिंग बाट, जहाँ पर ये सड़ाया जाता था। फर्मेंटेशन मतलब यही होता है कि उसको ना एकदम गला देते हैं और फिर उसमें जो बैक्टीरिया निकल आते हैं, बैक्टीरिया उसका जो है और ज़्यादा उसको गला देते हैं और फिर उसके बाद में उसका कलर निकल आता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन का ये है और ये बीटर का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिगो फैक्ट्री है लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाय विलियम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर विमेन भी काम करती थी, मेन भी काम करते थे और बच्चों से भी काम करवाते थे। वाट क्या था, एक फर्मेंटिंग मेटल था, या तो उसमें ना फर्मेंटेशन करते या तो उसको उसमें इंडिगो रखते, ठीक है। तो यहाँ पर था द इंडिगो विलेजर्स वर यूजुअली अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज़ के पास में थे, जो कि प्लांटर्स के द्वारा ओन की जाती थी, ठीक है। फैक्ट्रीज़ उनकी थी, ठीक है, ज़मीन हमारी थी, है ना, इंडिया हमारा था। यहाँ पर आकर के वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे, यहाँ से प्रॉफिट कमा रहे और यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती काम करवा रहे और सब फ़ायदा उनका था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज़ के पास में जो थी वहाँ पर इंडिगो विलेजेस बना दिए थे। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, जो इंडिगो प्लांटेशन था उसको वैट में लेके जाते हैं इंडिगो फैक्ट्री, यहाँ पर डाल देते थे कि इंडिगो लेकर के आए फैक्ट्री में। 3 और 4 बैच वर नीडेड, 3 से 4 बैट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। सेपरेट अलग अलग फंक्शन हुआ कर, जैसे कि एक में डाल दिया दूसरे में फर्मेंटेशन हो रहा है ना, तो इस तरीके से फिर ना उसको सोक करते एकदम गर्म पानी में डाल देते, ठीक है। फिर उससे ना कई घंटों तक वो डला रहता, फिर वो लिक्विड बनने लगता, गर्म हो जाता, बबल निकलते। रूट एंड लीव्स वर टेकन आउट, तो फिर जो पत्तियों को निकाल देते, लिक्विड को बैट में डला रहने देते, तो फिर उसको ये ठीक है, ये बनाया जाता था इंडिगो। तो ये प्रोसेस बताई गई, ठीक है। सेकंड वेट में बीटर वेट कहते हैं, उसमें सोल्यूशन को कंटिन्यूसली, तो इतनी मेहनत लगती थी इसको बनाने में, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पर फिर लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन, और जब लिक्विड था ग्रीन और ब्लू हो जाता तो उसको ना वाटर में और लाइम वाटर उसको ऐड करते टू द वेट। ग्रेजुअली इंडिगो को सेपरेट किया जाता है आउट इन द फ्लेट्स मडी सेडिमेंट। फिर ना लिक्विड जो था उसको निकाल देते और फिर इंडिगो पल्प जो था
उसको ना वेट में डालते हैं ना, फिर उसको सुखाते इंडिगो को, फिर उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं ना। ये बैट बीटर था इंडिगो की पिटाई, मतलब ना उसको ना कूटना भी पड़ता था थोड़ा बहुत, है ना। तो इस तरीके से वो लोगों का काम चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर तैयार हो गया इंडिगो बेचने के लिए, तो इतनी मेहनत लगती थी इंडिगो बनाने में। अभी ना व्हेन द क्रॉप्स वाज डिलीवर टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट, तो क्रॉप क्या होता था, डिलीवर करते थे प्लांटर्स को। जब पूरी ना हार्वेस्ट हो जाती थी, कटाई हो जाती थी, क्रॉप्स ना प्लांटर्स को दे आते थे। और लोन वॉज गिवन टू द रियोज, लोन दे देते। फिर क्या करते थे प्लांटर्स जो था ना, वो और लोन दे देता था, किसको, किसान को। तो साइकिल ना फिर से शुरू हो गई, मतलब कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे जो पीसेंट थे। पीसेंट्स हु आर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स, शुरू में क्या हुआ था, पीसेंट ना लोन से ना बहक गए थे, उनको ठीक है लोन्स मिल रहा है, पर अब क्या हुआ, ये लोग हार्श सिस्टम, बहुत ही ना जो परेशान करने वाली ये सिस्टम में फंस गए थे ये लोग। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो, और जो इंडिगो वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसमें जो उनको प्राइस मिलता था बहुत ही कम था, सस्ते में उनको इंडिगो देना पड़ता था। मतलब कि यहाँ पर भी पीसेंट को और जो प्रॉब्लम होती थी, और जो लोन देते थे कंपनी वाले, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, ठीक है। प्लांटर्स जो लोन दिया करते थे वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, फंसा लिया था लोन दे के। देयर वर अदर प्रॉब्लम, तो प्लांटर्स ना और भी प्रॉब्लम थी। इंडिगो भी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल, अब इंडिगो जो था बहुत अच्छी ज़मीन में, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी में होता है ना। उपजाऊ मिट्टी में हमारे यहाँ जो खेती की जाती थी, अनाज उगाया जाता था, तो राइस के लिए लगती थी वो फील्ड। तो इंडिगो ना डीप रूट हुआ करती थी, इंडिगो की ना बहुत डीप जड़ें होती थी, है ना। तो वो जड़ें क्या करती थी, ख़राब कर देती थी सॉइल को। तो इंडिगो की जड़ें पूरी ज़मीन को ख़राब कर देती थी, है ना। इंडिगो की खेती के बाद में अब आप उसमें दोबारा राइस की खेती नहीं कर सकते, ठीक है, चावल की खेती नहीं कर सकते। तो इससे ज़मीन भी ख़राब हो रही थी, और जो पीजेंट थे वो भी फंस गए थे ये लोन लेकर के, तो बहुत ही ख़राब सिस्टम था, ठीक है। इसको ना तिनखतिया सिस्टम भी कहते थे, है ना। ये जो है ना रेओटी सिस्टम, इसको तिनखतिया सिस्टम कहते थे। और निज सिस्टम, देखा, दो सिस्टम थे इंडिगो प्रोड्यूस करने में। अब लोग परेशान हो गए थे तो रिवेलियन हो गया, ठीक है। क्या हुआ फिर इन मार्च 1959, तो मार्च 1959 में थाउजेंड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, हज़ार करीब रियोज जो थे, किसान थे बंगाल में, उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, ठीक है। एज द रिवेलियन स्प्रेड, तो रिवेलियन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। रियोज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रेंट भी पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को, और अटैक कर दिया इंडिगो की फैक्ट्री के ऊपर। जो भी उनके पास में भाले थे, ठीक है, जो भी तीर धनुष सब थे, सबसे अटैक कर दिया उन्होंने। विमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, तो विमेन जो थी वो पॉट हो गया, मटका वटका पैन किचन का जो सामान था उससे फाइट कर रही थी, ठीक है। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, जो भी प्लांटर्स के लिए काम करता था उसको सोशली बॉयकॉट कर दिया, मतलब कि लोगों ने उसको मतलब हटा दिया अपने आप से, ठीक है, दूर कर दिया, मतलब कि, और सोशली मतलब कि इकट्ठा होकर ना अपोज कर दिया उसको। एंड गुमाथास एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट, जो गोमाथास होता था, गोमाथास किसको कहते थे, जो एजेंट होता था प्लांटर्स का, जो कि कलेक्ट करने आता था रेंट कलेक्ट करने वाला गोमाथास हुआ करता था, उसको बहुत पीटा। अब जो किसान थे उन्होंने कसम खा ली कि अब तो हम एडवांस लेंगे ही नहीं, ठीक है, इंडिगो को उगाने के लिए, नॉट बी बुलीड बाय द प्लांटर्स। तो ये जो कुमाठास होता था ना, वो प्लांटर्स हुआ करती थी, लोग मारते भी थे। प्लांटर्स लथिया लाल, द लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय प्लांटर्स। अब प्लांटर्स का ना एक आदमी हुआ करता था, एक तो होता था गुमातास जो कि इनसे रेंट कलेक्ट किया करता था, एक होता था लठिया लाल जो कि मारता था ये जो जो पीजेंट थे उनको, ठीक है, ताकि ये लोग काम करें, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि ना तो अब हम इनका सुनेंगे, ठीक है, ना ही जो लोन लेंगे हम, और ना ही इंडिगो को प्रोड्यूस करेंगे। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अभी जो ब्लू रिवेलियन हुआ था ना 1857 में हमारे यहाँ जो क्रांति हुई थी, ठीक है, मतलब कि रिवेलियन हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और फिर 1859 में क्या हुआ, ब्लू रिवेलियन हो गया, राइट। इंडिगो पीसेंट डिसाइडेड दैट दे विल नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। तो इंडिगो पीसेंट ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि वो अब ना चुप नहीं रहेंगे, वो लोग फाइट करेंगे, ठीक है, वो रिवेल करेंगे, विद्रोह करेंगे क्लियरली, क्योंकि इंडिगो सिस्टम ना बहुत ही ज़्यादा ओप्रेसिव था, ख़राब था, ठीक है, ये एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसलिए ना लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फाइट किया। दे डू सो ओनली एट अ टाइम, है ना, एक टाइम में किया था इन्होंने। 1859 में क्या हुआ था, 1857 में अपने यहाँ जो रिवेलियन हुआ था, है ना, तो यहाँ पर इंडिगो रेवोट फेल्ट दैट दे हैड सपोर्ट ऑफ, तो इंडिगो रेवोज को लगा कि उनको ना सपोर्ट है लोकल जमींदार्स का एंड विलेज हेडमैन का इन दियर रिवेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स जो कि इनसे इंडिगो उगवाते थे, है ना, निज कल्टिवेशन के थ्रू। और एक और मेथड था रेओटी सिस्टम के थ्रू, है ना। तो उन दोनों सिस्टम के थ्रू ये लोग ज़बरदस्ती जो इंडिगो उगवाते थे लोगों से, है ना, उसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, तो विलेजेस में जो हेडमैन हुआ करते थे ना, विलेज हेडमैन, तो उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो लोग इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ठीक है, एंड मोबिलाइज करें इंडिगो पीसेंट्स को, एंड जो ना फिर क्या करें, फॉट पिच्ड बैटल विद लथिया लाल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जिन लोगों जो है विलेज हेडमैन थे ना, तो उन लोगों से क्या करवाया गया था, साइन कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था फोर्सफुली, है ना, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन लोगों ने क्या किया, पीसेंट्स को इकट्ठा किया और फिर लड़ाई की किसके साथ में, लठिया लाल्स जो थे, जो कि ब्रिटिशर्स की थी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स जो थे वो भी विलेजेस में गए और रेवोज को बोला कि आप ना रजिस्ट करो प्लांटर्स को, उनके लिए ये सब काम मत करो इंडिगो उगाने का।
These जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। अब जमींदार भी खुश नहीं थे क्योंकि इनकी पावर बढ़ती जा रही थी प्लांटर्स की, एंड एग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स। उन्हें गुस्सा भी थे क्योंकि ना प्लांटर्स उनको फोर्स करते थे कि टू गिव दैम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, ठीक है। तो बहुत लंबे समय के लिए उनको ज़मीन देनी पड़ती थी प्लांटर्स को देनी पड़ती थी, ज़मींदार दिया करते थे, ठीक है। इंडिगो पीसेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम। इंडिगो पीसेंट जो थे, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेगी। उनका स्ट्रगल जो था अगेंस्ट प्लांटर्स के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे ना। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और डर भी लग रहा था उनको कि और ज़्यादा ना पॉसिबिलिटी थी कि दूसरा रिवेलियन ना हो जाए, इसलिए वो लोग भी शांत करना चाहते थे रिवेलियन को जो 1859 में हुआ था, क्योंकि अगर ये 1857 जैसा बढ़ता गया तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए। when the news spread of smearing revolt in the इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, तो ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि जो इंडिगो रिवॉल्ट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ना वहाँ पर गए और रीजन में गए। विंटर का टाइम था उस टाइम पर 1859 में। रियोट सॉ दैट द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो रियोट ने ना उनको लगा कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं ना, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए सिंपैथी दिखा रही है। हाँ, व्हेन इन बरसात द मजिस्ट्रेट आशली एडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रियोट विल नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। तो बरसात में क्या किया इन्होंने, बरासत में मजिस्ट्रेट थे एशली एडन, तो ये मजिस्ट्रेट ने क्या किया, एक नोटिस इशू किया कि अब जो इंडिगो फार्मर्स हैं ना, जो रेओट्स हैं, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि जो एक्सेप्ट करें वो इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन। तो क्वीन विक्टोरिया जो कि कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, उन्होंने बोला अब इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एडेन वॉज ट्राइंग टू placate the peasant and control an exploitive situation, but his action was read as a support for the rebellion, है ना। अब लोगों को क्या लग रहा था कि रानी जो क्वीन विक्टोरिया है उसने क्या किया है कि ऑर्डर दे दिया है कि आपको अब जो वो इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एडेन था, इसका जो ऑर्डर था, लोगों को लगा कि ये जो एडेन जो था सिचुएशन को कंट्रोल करने आया था, पीसेंट को शांत करने आया था, पर उसका एक्शन ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट कर रहा है रिवेलियन को, ठीक है। एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे रिवेलियन बढ़ता गया, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कोलकाता रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। तो ना इंटेलेक्चुअल्स जो थे, ठीक है, पढ़े लिखे समझदार जो लोग थे, वो लोग पहुँचे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने जो इंडिगो पीसेंट के बारे में लिखा है ना, अपने जो न्यूज़पेपर वगैरह जिसमें भी लिखा करते थे वो, तो उन्होंने लिखा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग पीसेंट, ट्रेनिनी ऑफ द प्लांटर्स, जो मनमानी चल रही थी प्लांटर्स की, एंड हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और जो खतरनाक रिजल्ट होते थे ना इंडिगो के, तो वो भी लिखे। वरीड बाय द रिवेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। तो ना रिवेलियन से बहुत ज़्यादा परेशान थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या की, मिलिट्री लेकर के आ गई टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, ताकि प्लांटर्स को बचा सके, वरना प्लांटर्स पिट जाते पीजेंट के हाथों। एंड सेट बाय द इंडिगो कमीशन, एंड इंडिगो कमीशन बैठाया ताकि इंक्वायर कर सके सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, ठीक है। द कमीशन हेल्ड दैट द प्लांटर्स गिल्टी। कमीशन ने बोला कि प्लांटर्स जो हैं वो दोषी हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया उनको, ठीक है। देन फॉर द कोअर्सिव मेथड, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो मेथड है ना इंडिगो की कल्टिवेशन कराने की, बहुत ही ख़राब है, ठीक है। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कमीशन ने बोला कि ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है रियोट्स को, ठीक है, किसानों को कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है इसका। द कमीशन आस्क्ड द रियोट्स टू फुलफिल देयर एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो कमीशन ने बोला कि रियोट्स जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट जितना है उसको पूरा करें, फिर उसके बाद में उनको इंडिगो को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, वो इंडिगो प्रोडक्शन को अगर नहीं करना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। तो रिवॉल्ट के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन ना, इंडिगो को जो प्रोडक्शन किया जाता था वो कोलैप्स हो गया बंगाल में। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। पर प्लांटर्स जो थे वो अपना ना इंडिगो का प्रोडक्शन बिहार में कराने लगे थे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, तो अब क्या हुआ, सिंथेटिक डाइज बन गई थी, तो इंडिगो की अब ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। इन दी लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। उनका जो बिजनेस बहुत ज़्यादा ना अफेक्ट हो गया था, पर फिर भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन मैनेज करने की कोशिश की, प्लांटर्स ने, ठीक है, प्लांटर्स ने अपना बिजनेस मैनेज करने की कोशिश की, उनका अफेक्ट हो गया था, सिंथेटिक डाइज बन गई थी अब, ठीक है। फिर महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, कब आए थे, 1915 में, है ना, 9 जनवरी को आए थे, है ना, उस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, पीसेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण। तो पीसेंट जो थे तो वो लोग क्या किए, परसुएड किए, मनाया गांधी जी को कि वो चंपारण आए, ठीक है, एंड देखें कि इंडिगो कल्टिवेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने विजिट किया 1970 में चंपारण, और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, जो कि सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। अभी ना चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये देखते हैं। इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़ इन द अर्ली 18th सेंचुरी फ्रेंच मिशनरी जीन बैप्टाइज लाबार्ड, ठीक है। तो जीन बैप्टाइज लाबार्ड जो कि फ्रेंच मिशनरी थे, ठीक है,
तो ये क्या किया, ये ट्रैवल किया पूरे कैरेबियन आइलैंड में। कैरेबियन आइलैंड्स बताए थे ना हमने आपको, जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका पड़ता है, और यहाँ छोटे छोटे से आइलैंड पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है। रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन, तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच मिशनरी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी उस रीजन के बारे में, कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में। पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक, तो अपनी बुक में पब्लिश किया। इमेज बताती है कि ऑल स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, जो फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ रीजन, तो फ्रांस के जो स्लेव थे वो परेशान थे, उन सब चीज़ों को, मतलब कि उनका प्रोडक्शन जो इंडिगो का है वो दिखाती है वहाँ पर। यू कैन सी द स्लेव वर्किंग पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर बेड ऑन द लेफ्ट अनदर, तो ये देखो लेफ्ट में ये लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर प्लांटर है। अंदर वर्कर इज टर्निंग द लिक्विड विथ मैकेनाइज्ड चर्नर, ठीक है, तो ये कर रहा है। 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प को उठाए हुए हैं, ठीक है, और फिर काम ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इंडिगो पल्प को उठाए हुए हैं, उसको सुखा रहे हैं, उसको बना रहे हैं। द प्लांटर्स एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर, ये है प्लांटर, ठीक है, परेशान कर रहा है जो लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए मैच द फॉलोइंग। तो रियोट क्या थे, रियोट जो थे पीजेंट थे। महलवारी सिस्टम हमने आपको बताया था ना, एक विलेजेस का जो होता है, एक विलेजेस से पूरा पैसा लिया करते थे, है ना, महलवारी सिस्टम में। निज कल्टीवेशन में क्या होता था और रियोटी कल्टीवेशन में क्या होता था, ठीक है। निज कल्टीवेशन में जो होता था कि कल्टीवेशन ऑन रियोज लैंड, निज कल्टीवेशन में जो कल्टीवेशन हुआ करता था, ये कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स के खुद की ज़मीन पे हुआ करता था, ठीक है। और रियोटी कल्टीवेशन में वो कल्टीवेशन करने लगे थे रियोट के लैंड में, मतलब कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे ना, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के जो उनके एरिया में, जैसे कि प्लांटर है उसके 25 प्लांटर नहीं, और जो किसान है, तो किसान है उसके 25% एरिया में उसको इंडिगो उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रियोटी सिस्टम था। ये हो गया। अभी ना हम क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे, आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, इससे वीडियो को सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।